हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग पार्ट 3 लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th मैटर है हमारा, साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटर कन्वर्जन साइकिल के बारे में, जो वाटर का इंटर कन्वर्जन साइकिल होता है, और उसी के साथ साथ वेपराइजेशन और इवोपरेशन में क्या डिफरेंस होता है उसको भी हम लोग जानेंगे। तो इंटर कन्वर्जन साइकिल आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप लोग कोई भी डेफिनेशन लिखनी है या किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना है तो कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाता है। तो जब मैं इंटर कन्वर्जन साइकिल बनाता हूँ तो जैसे मेरे पास मैंने यहाँ पे ले लिया सॉलिड, देन उसके बाद है मेरा यहाँ पे लिक्विड, और उसके बाद यहाँ पे है गैस। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूज़न कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूज़न। अभी मैं इसी टॉपिक को लेटेंट हीट से भी रिलेट करूंगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? वेपराइजेशन। क्या कहलाता है? वेपराइजेशन कहलाता है। और गैस से जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो क्या कहलाता है? डिपोजिशन। क्या कहलाएगा? डिपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, अब लिक्विड से सॉलिड में भी कन्वर्ट होता है भाई, तो लिक्विड से जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसे फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। और जब हमारा गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे कंडेंसेशन कहा जाता है। कंडेंसेशन। और जब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है बिना लिक्विड फॉर्म में आए तो उसे सब्लिमेशन कहा जाता है। सब्लिमेशन। ये आपकी इंटर कन्वर्जन साइकिल है। अब आप लोग को अगर मान लो कोई भी डेफिनेशन बनानी है तो आप लोग कैसे बनाओगे? लेटेंट हीट से रिलेट करके, या फ्यूजन के बारे में अगर पूछ ले तो फ्यूजन को कैसे बताओगे? तो व्हेन सॉलिड स्टेट कन्वर्ट्स और चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट देन इट इज नोन टू बी फ्यूजन। तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अब लेटेंट हीट से अगर रिलीज करोगे तो लेटेंट हीट से कैसे रिलीज करोगे, रिलेट करोगे? तो यहाँ पे आप लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न दे दिया, मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को डिफाइन करो। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to convert 1 kilogram of solid into liquid phase और स्टेट। ठीक है, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको रिक्वायरमेंट होती है उसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है? लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन दे सकता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे सकता है। तो आप लोग डेफिनेशन कैसे बनाओगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिखना है। यहाँ पे आप लोग जानते हो वेपराइजेशन में क्या होता है, इसीलिए मैंने कहा था ये टेबल याद होनी चाहिए। साइकिल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होता है? वेपराइजेशन में क्या होता है? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम और 1 लीटर ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस फेज, यानी कि 1 लीटर लिक्विड को गैसियस फेज में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला जाता है। इस तरीके से आप लोग डेफिनेशन बना के आसानी से लिख सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि हाँ ये वाला लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद लास्ट टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना कि अगर क्वेश्चन करने हैं तो आप लोग के लिए क्वेश्चंस की वीडियो भी लाई जाए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस अब ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे भी। और आप लोग का एमसीक्यू की भी टेस्ट सीरीज लाई जाएगी, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है उसको भी करने में, सर्चन रीजन वगैरह को करने में दिक्कत होती है ना, तो उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे। अब हमारा जो टॉपिक है वो है इवोपरेशन और वेपराइजेशन। ठीक है, इवोपरेशन और वेपराइजेशन को हम लोग सेपरेटली अलग अलग देखते हैं, और फिर बाद में हम लोग दोनों को क्या कर देंगे? हम लोग कोरिलेट यहाँ पर कर देंगे। चलो देखो, इवोपरेशन की अगर हम लोग बात करते हो तो इवोपरेशन क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इट इज अ बल्क लेवल फेनोमेना। इट इज अ बल्क लेवल फेनोमेना।
सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि इट टेक्स प्लेस बिफोर बॉइलिंग। क्लियर है? अब वेपराइजेशन को देख लेते हैं। अभी तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। बाद में भी इवोपरेशन के फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं इवोपरेशन को, उसको भी डिस्कस करना है। वेपराइजेशन में क्या होता है कि इट टेक्स प्लेस आफ्टर बॉइलिंग। अब देखो क्या होता है, जैसे मैंने एक प्लेट में पानी रखा और जब मैं उस प्लेट को ऊपर छत पे ले जाके रख देता हूँ, तो जब उसके ऊपर धूप पड़ेगी तो वाटर जो है कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। इसके अंदर भी इवोपरेशन भी वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, वेपराइजेशन में भी वाटर जो है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, भाप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो इवोपरेशन का फेनोमेना है उस केस में क्या होता है कि जो मैंने छत पे पानी रखा वो पानी उबला नहीं कि उबलने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, वो उबलने से पहले ही वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया। मींस सरफेस एरिया जो है वो हीट होगा और वाटर वेपराइज हो जाएगा। उसके बाद जब वो वाटर वेपराइज हो जाएगा फिर उसके नीचे वाली लेयर हीट अप होगी, देन वो वेपराइज होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि सरफेस फेनोमेना भी हम लोग कह सकते हैं कि सरफेस फेनोमेना होता है, सरफेस से हीट होगा, वेपराइज हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट से पहले हो जाता है, इवोपरेशन बॉइलिंग पॉइंट से पहले हो जाता है, लेकिन वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट के बाद होता है। जैसे अगर मैंने एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रखा तो ऐसा नहीं कि वो ऊपर से भाप बन के उड़ेगा, पहले वो वाटर अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो बॉयल होगा देन वो वेपराइज होना चालू होगा, पहले ही प्रोसेस नहीं हो जाती है। तो वेपराइजेशन में क्या होता है, बॉइलिंग के बाद वेपराइजेशन की प्रोसेस जो है वो होती है। मीन्स पानी भाप बनना कब शुरू करता है, जब वो बॉयल हो जाता है उसके बाद। लेकिन यहाँ पे इवोपरेशन में बॉयल होने से पहले पहले वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। होप सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया हो आप लोगों को। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं यहाँ पे वेपराइजेशन को। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपराइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं तो उसको भी देखना। पहला पॉइंट कहता है सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवोपरेशन जो है उतना ज़्यादा होगा। आप लोगों ने देखा होगा आपकी मम्मी कपड़े सुखाने के लिए अगर ले जाती हैं तो छत पे जब डालती हैं तो उसको ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही एक बार ऐसे करके निचोड़ा और ले जाके रख दिया। उसको क्या किया जाता है, पहले तो छिड़का जाता है, उसके बाद फैलाया जाता है, फैला के कपड़ा डाला जाता है। क्यों डाला जाता है फैला के, क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा सन की रेस उसके ऊपर उतनी ज़्यादा पड़ेगी, इवोपरेशन उतना आसानी से होगा। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा इवोपरेशन उतना हाई, ठीक है। दूसरा पॉइंट टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा इवोपरेशन उतना ज़्यादा हाई होगा। क्यों, मीन्स गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं एज़ कम्पेयर टू विंटर की अगर आप बात करते हो। क्यों, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जो कपड़े के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि सनरेज पड़ रही है, हीट अप होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, तो वो इजीली एस्केप कर जाएंगे, मीन्स उस कपड़े के अंदर से निकल जाएंगे। एस्केप कर जाने का मतलब निकल जाना, आसानी से निकल जाएंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ह्यूमिडिटी। क्या है, ह्यूमिडिटी। जैसा कि आप लोग जानते हो जुलाई के मौसम में क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है। ह्यूमिडिटी हाई का मतलब क्या है, ह्यूमिडिटी मीन्स हवा में जो जल की मात्रा है, वो एयर में जो वाटर की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसके कारण जो कपड़ा है वो सूखने में बड़ा समय लगा देता है, ठीक है। अब क्या होगा, हवा में जब वाटर ज़्यादा है तो वाटर जब ज़्यादा है तो कपड़े के अंदर भी वाटर है तो इजीली एस्केप नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी अगर हाई होगी तो इवोपरेशन जो है वो क्या होगा, वो कम होगा, इवोपरेशन कम होगा। लेकिन सरफेस एरिया हाई तो इवोपरेशन हाई, टेम्परेचर हाई तो इवोपरेशन हाई। लेकिन खाली ह्यूमिडिटी के केस में क्या होता है, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो इवोपरेशन कम हो जाएगा। लास्ट पॉइंट आता है विंड स्पीड।
हवा जितनी ज़्यादा तेज़ चलेगी कपड़ा उतना जल्दी सूख जाता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर मान लो आपको कहीं जल्दी जाना है और आप हैंकी वॉश करना अपना भूल गए थे, आपके पास कोई हैंकी नहीं है, तो आप अपना गंदा हैंकी जल्दी से धो लोगे, धोने के बाद उसको निचोड़ दोगे, फिर आप लोग ऐसे फटक के देन उसके बाद पंखे के सामने उसे ऐसे हिलाते रहते हो ताकि वो जल्दी से सूख जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि विंड स्पीड जब होगी, यानी कि हवा जब उससे टकराएगी, तो हवा जब टकराएगी तो उसके अंदर जितने भी लिक्विड के ड्रॉपलेट्स हैं उनको बाहर फेंक देगी और उस हैंकी को सूखने में मदद मिलेगी। जस्ट एग्जांपल, आप ट्रेन में जा रहे हो और आपकी हैंकी वेट है, भीगी हुई है, तो आप लोग क्या करना है, विंडो पे बांध देना है, तो जब ट्रेन चलेगी हवा लगेगी उसके ऊपर तो बहुत जल्दी सूख जाता है। तो यहाँ पे विंड भी जो है, विंड की स्पीड जो है वो भी एक इफेक्ट डालती है किसके ऊपर? वेपराइजेशन के ऊपर, सॉरी इवोपरेशन के ऊपर। यहाँ पे टॉपिक गलत हो गया है, ठीक है, इवोपोरेशन। फैक्टर इफेक्टिंग इवोपरेशन। इवोपरेशन में कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको ठीक कर लेना आप लोग। तो यहाँ पे हमारे ये 4 टॉपिक भी क्लियर हो गए। अब इस चैप्टर में जितना भी था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद भी अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ और एडिशनल बताना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करने वाले, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेट करेंगे। तो आने वाली वीडियोस को बिल्कुल मिस मत करना, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो पाए। All of you, thank you for watching the video. Stay connected and be updated.